हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे आप सभी लोग। तो जैसा कि हम लोग एक सीरीज चला रहे थे और हम लोग पढ़ भी रहे थे बिहार स्पेशल में। बिहार स्पेशल में भी बहुत सारे प्रश्न हैं जिसको हम लोग देखेंगे। और ये हम आपको बता दें कि विगत वर्षों में जितने भी पूछे गए सवाल हैं, खास करके बिहार स्पेशल में हम लोग उस सारे प्रश्नों को देखेंगे। और बीपीएससी अगर 70 बीपीएससी का एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हैं तो आपको ये बात पता होगा कि सबसे ज़्यादा वैल्यू इसका भी है। पहले 25 से 30 प्रश्न पूछे जाते थे, फिर बाद में 20 से 25 प्रश्न कर दिए गए। अभी 15 से 20 प्रश्न जो है आपके बिहार स्पेशल से ही पूछे जाते हैं और बहुत बड़ी भूमिका है आपके एग्ज़ाम के। अगर हम लोग पीटी की बात करें तो इसकी भूमिका बहुत ही ज़्यादा है किसी भी एग्ज़ाम में। खास करके अगर बिहार के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो बिहार के एग्ज़ाम में बिहार स्पेशल जो है, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और करंट भी आते हैं, इससे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं आपके। तो चलिए, हम लोग बहुत सारे प्रश्न देखे थे, अभी हम लोग देखेंगे 46 नंबर सवाल। तो ये अक्सर कहा जाता है कि अगर आप सिविल सर्विस का एग्ज़ाम दे रहे हैं और अभी से आपने एक रणनीति के तहत तैयारी करना शुरू कर दिया तो आपके पास पर्याप्त अभी टाइम है और ज़रूरी है कि कम से कम 5 सब्जेक्ट पे फोकस किया जाए। अगर आपका 5 सब्जेक्ट पे फोकस होता है, अगर आपने कमांड किया तो निश्चित तौर पे आपका पीटी होगा, 100% आपका पीटी होगा। जैसे हम बार बार चर्चा करते हैं, अगर करना है तो सबसे पहले आप हिस्ट्री कर लीजिए। हिस्ट्री से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, ज्योग्राफी से भी सवाल पूछे जाते हैं और साइंस से आपका सवाल पूछा जाता है ना। करंट अफेयर से आपके सवाल पूछे जाते हैं। और जो अभी हम लोग देख रहे हैं बिहार स्पेशल, ये 5 सब्जेक्ट हैं। अगर आपने यहाँ पे कमांड कर लिया तो 100 प्लस आपका स्कोर जो है एकदम निश्चित तौर पे आ जाएगा, क्योंकि निगेटिव है और इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है कि तेलहर कुंड जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? प्रश्न कहता है कि तेलहर कुंड जलप्रपात के बारे में पूछता है और कहता है कि बताइए बिहार के किस जिला में यह स्थित है तेलहर जलप्रपात। और इसके बारे में सवाल पूछा हुआ है। तेलहर कुंड जलप्रपात जो है, इसके बारे में सवाल पूछा हुआ है और इसका आंसर हो जाएगा बी, कैमूर। कैमूर हो जाता है, कैमूर में ही तेलहर कुंड जलप्रपात स्थित है। और कैमूर के बारे में अगर हम लोग बात करें तो देखिए, कैमूर में सर्वाधिक वन है। पूरे बिहार में अगर डिस्ट्रिक्ट की बात कर दिया जाए तो सर्वाधिक वन आपको कैमूर में ही होता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखेंगे डिस्कशन क्या कह रहा है। अक्सर पूछा गया जो सवाल है वहीं हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, पूछा गया सवाल एक और भी था, ककोलत जलप्रपात कहाँ पे है? ककोलत जलप्रपात पूछा गया सवाल है और यह नवादा में स्थित है। उसी तरह से करकाट जो जलप्रपात है, करकाट, और ये करकाट जो है कैमूर में हो जाएगा। और प्रश्न जो है जो बीपीएससी में पूछा गया है, तेलहर जलप्रपात कहाँ पे है, तो ये कैमूर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, मंझर कुंड जलप्रपात और धुआं कुंड जलप्रपात जो है ये आपको सासाराम में हो जाएगा, रोहतास में। इम्पॉर्टेंट है, ये कम से कम याद रहना चाहिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बहुत बार ककोलत जलप्रपात पूछा गया है बीपीएससी में। ककोलत जलप्रपात जो है पूछा गया है और यह बिहार के नवादा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। बिहार के नवादा डिस्ट्रिक्ट में स्थित हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है 47 नंबर सवाल है। कहता है यहाँ पे कि बिहार में एशिया के सबसे बड़ी एवं मीठे पानी की ऑक्सबो झील कौन सी है ना। बिहार में पूछता है कि बिहार में एशिया की सबसे बड़ी एवं मीठे पानी की ऑक्सबो झील कौन सी हो जाती है ना। 47 नंबर सवाल हो जाएगा और इसका आंसर जो है ये आपका सी हो जाएगा, कुशेश्वर झील। और ये कुशेश्वर झील जो है ना, कुशेश्वर झील जो है ये आपको दरभंगा हो जाएगा। चलिए इसमें हम लोग देखते हैं, कांवर झील के बारे में भी प्रश्न पूछ दिया है। तो बिहार में अगर हम लोग कांवर झील की अगर बात करेंगे, कांवर झील की,
तो ये देखिए एशिया की सबसे बड़ी और मीठे पानी की ऑक्सबो झील हो जाती है कांवर झील, और वर्तमान में यह बेगूसराय ज़िले में है, और बेगूसराय ज़िले के मझौल जो गांव है उसी में स्थित है। यह बिहार का एकमात्र रामसर साइट है, बिहार का यह एकमात्र रामसर साइट है। और क्रम में अगर हम लोग बात करें तो इसका स्थान 39वां हो जाता है, जो इम्पोर्टेंट है। यह रामसर साइट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा भी गया है एग्जाम में। एकमात्र रामसर साइट जो है कांवर झील हो जाता है ना। यहाँ पे आप देखेंगे तो प्रवासी पक्षी जो है सर्दियों के समय में निवास करने के लिए यहाँ पे चली आती है। यह विभिन्न प्रकार के प्रवासी पक्षियों का आकर्षित करता है, जो सर्दियों के महीने के दौरान मध्य एशिया के सभी हिस्सों से आते हैं। मध्य एशिया के सभी हिस्सों से पंछी जो है यहाँ पे सैर करते हुए आपके बिहार के कांवर झील में पहुँचते हैं। चलिए, बहुत बार ये सवाल पूछा गया है कि अनुपम झील कहाँ पे है ना। अनुपम झील के बारे में बीपीएससी ने बहुत बार ये सवाल पूछा है कि यह झील कहाँ पे है। तो यह झील जो है बिहार में है, और बिहार के कैमूर में स्थित है यह अनुपम झील। उसके बाद प्रश्न भी जो अभी पूछा गया था, कुशेश्वर झील कहाँ पे है, तो कुशेश्वर झील बिहार के दरभंगा ज़िले में स्थित है, दरभंगा ज़िले में। एक और भी प्रश्न पूछा गया है आपके बीपीएससी के एग्ज़ाम में कि घोघा झील कहाँ पे है, तो घोघा झील आपको कहाँ पे हो जाता है, ये कटिहार हो जाएगा, है ना। घोघा झील कहाँ पे, कटिहार हो जाएगा। तो कांवर लेक के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, यह कांवर लेक जो है एशिया की सबसे बड़ी और मीठे पानी की ऑक्सबो झील हो जाती है, जो वर्तमान में अभी बेगूसराय में है। हो सकता है कभी कभी आपसे गांव भी पूछे तो ये मंझौल गांव में हो जाएगा। और यह बिहार में एकमात्र रामसर साइट है, और क्रम में अगर हम लोग बात करें तो इसका स्थान 39वां हो जाता है। उसी तरीके से यहाँ पे देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे सर्दियों के महीने में मध्य एशिया से बहुत सारे पंछी यहाँ पे चले आते हैं। उसके बाद जो प्रश्न पूछा गया है आपसे, जैसे बीपीएससी में बहुत बार पूछा कि अनुपम झील कहाँ पे है, बिहार में है, बिहार के कैमूर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। उसी तरीके से कुशेश्वर झील के बारे में भी पूछा गया है, और ये प्रश्न आपसे पूछा गया था कुशेश्वर झील कहाँ पे है, तो बिहार के दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में है। और एक और भी इम्पोर्टेंट है जो घोघा झील है, और घोघा झील जो है ये कटिहार ज़िले में स्थित है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ से सवाल आपसे पूछे ही जाते हैं। चलिए, एक प्रश्न पूछा हुआ था 67 और 68 में शायद पूछा गया था यह सवाल, है ना। 48 नंबर सवाल देखेंगे। 48 देखिए, कहता है कि बिहार के किस ज़िले में सोने का सबसे बड़ा भंडार है ना। सोने का सबसे बड़ा भंडार बिहार के किस ज़िले में स्थित है, बहुत इम्पोर्टेंट है। आप देखते होंगे कि 5-6 साल, यानी कि आप 5-6 साल पहले न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा यह जो है जमुई चर्चा में रहा, सोने को भंडार को लेकर के। तो इसका आंसर हो जाएगा जमुई। जमुई देखिए, तो जमुई की अगर बात करें हम लोग, तो यहाँ पे संसदीय क्षेत्र जो है आरक्षित है। इसके पहले 2024 में के पहले, यानी कि 2019 में यहाँ से चिराग पासवान ये फाइट किए थे, और ये हमारे बिहार में 6 संसदीय क्षेत्र है ना। 6 संसदीय क्षेत्र है जो रिजर्व है, जिसमें जमुई भी एक रिजर्व क्षेत्र हो जाता है, संसदीय क्षेत्र है। तो प्रश्न यही कहता है कि बिहार के किस ज़िले में सोने का सबसे बड़ा भंडार है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जमुई हो जाता है। जमुई में सोने का सबसे बड़ा भंडार मिला है। देखिए, यहाँ पे कहता है कि जमुई में सोने का सबसे बड़ा भंडार है, और बहुत इम्पोर्टेंट है, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार जमुई ज़िले में लगभग कितना 37 पॉइंट है ना 6 टन खनिज समृद्ध अयस्क सहित लगभग 222.88 मिलियन टन सोने का भंडार मौजूद है। इससे बिहार बहुत ज़्यादा अमीर हो सकता है अगर इसका सही तरीके से, है ना, इसका उपयोग किया जाए। तो आपके पास सोने का जो भंडार है, इससे बहुत सारा चीज़ें, मतलब जितने भी बिहार में कष्ट है उसको दूर किया जा सकता है ना। सोने का भंडार मिलना बहुत शुभ संकेत है बिहार के लिए। और यही कहता है
कि जमुई जिले में 37.6 टन खनिज समृद्ध अयस्क सहित लगभग 222.88 टन मिलियन टन है सोने का भंडार जो बिहार के जमुई में प्राप्त हुआ है। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय खनिज सूची के अनुसार यहाँ पे कहता है 1/4/2015 तक देश में प्राथमिक स्वर्ण अयस्क के कुल संसाधन 501.83 मिलियन टन और 664.74 टन सोने की धातु के साथ अनुमानित है। और इसमें से बिहार देखिए 222.88 मिलियन टन लगभग 44% से संपन्न हो जाता है। और जमुई बिहार के मुंगेर प्रमंडल का हिस्सा हो जाता है। जमुई जो है बिहार के मुंगेर प्रमंडल का हिस्सा हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा 49 नंबर सवाल है। कहता है कि बिहार का कौन सा जिला सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है ना। बिहार का कौन ऐसा जिला है जिसको हम लोग सिल्क सिटी के नाम से जानते हैं। तो सिल्क सिटी की अगर बारे में हम लोग बात करें तो बिहार का एकमात्र जिला है जो भागलपुर है। भागलपुर को हम लोग सिल्क सिटी के नाम से जानते हैं और यहाँ पे रेशमी वस्त्र बनाए जाते हैं। यहाँ पे वस्त्र बनाए जाते हैं और साथ ही साथ आपको गया में भी वस्त्र बनाने का कारखाना आपको मिल जाएगा। भागलपुर में अगर हम लोग देखें तो भागलपुर में देखिएगा विक्रमशिला विश्वविद्यालय हो जाएगा। यहीं पे विक्रमशिला विश्वविद्यालय हो जाएगा जिसकी स्थापना धर्मपाल के द्वारा किया गया था। और यहीं पे एक मैंगो है, एक आम है जिसको हम लोग जर्दालू आम बोलते हैं। यहीं पे जर्दालू आम है जिसको जीआई टैग प्राप्त है ना, जिसको जीआई टैग प्राप्त है। और यहीं भागलपुर में अगर हम लोग बात करें तो भागलपुर में देखिएगा यहीं पे गांगेय डॉल्फिन अभ्यारण्य की स्थापना किया गया जो लगभग 50 किलोमीटर में है, लगभग 50 किलोमीटर में है। और यहीं पे एक और भी सवाल बनता है जो बीपीएससी में पूछा गया है। पूछा जाता है कि पटना के बाद बिहार में कौन ऐसा जिला है जहाँ पे गंगा की सर्वाधिक लंबाई है। तो यही भागलपुर हो जाएगा। यहाँ पे 97 किलोमीटर हो जाता है। ठीक है, 97 किलोमीटर हो जाता है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे, कुछ डिस्कशन है जो देख लेते हैं। देखिए भागलपुर को बिहार का रेशम शहर कहा जाता है ना। भागलपुर को बिहार का रेशम शहर कहा जाता है। भागलपुर को बिहार का रेशम शहर कहा जाता है। रेशम शहर कहा जाता है। भागलपुर के बारे में कुछ और विशेष जानकारी हम लोग इकट्ठा करते हैं ताकि बहुत सारे सवाल आजकल बिहार में पूछे जाते हैं। तो देखिए भागलपुर बिहार के दक्षिण क्षेत्र में स्थित है ना, दक्षिण क्षेत्र में स्थित है। और यह बिहार के सबसे पुराने जिलों में से एक है और समुद्र तल से 141 फीट की ऊंचाई पर गंगा बेसिन में स्थित हो जाता है। यह शहर 2569 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है और यह 25 डिग्री से लेकर के 7 मिनट और 25 डिग्री से लेकर के 30 मिनट उत्तर अक्षांश है ना, और 86 डिग्री और 37 मिनट देशांतर से लेकर के 87 डिग्री 30 मिनट जो है पूर्व देशांतर के बीच में स्थित है। यह जिला बिहार के मुंगेर, खगड़िया, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार और बांका जिला, झारखंड के गोंडा और साहेबगंज जिलों से घिरा हुआ है। भागलपुर में 3 उपमंडल शामिल हैं जिसको भागलपुर सदर कहते हैं, कहलगांव हो जाएगा और नौगछिया हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। 50 नंबर सवाल है, बहुत इम्पोर्टेंट है। 50 नंबर सवाल कहता है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की महिला साक्षरता दर क्या है, ये बताइए। यह पूछा गया सवाल है। बिहार में महिला साक्षरता दर जो है ये पूछा जा रहा है कि कितना हो जाएगा, है ना। महिला साक्षरता दर जो है कितना हो जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए जनगणना से प्रश्न पूछा जाता है ना, जनगणना से प्रश्न पूछा जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और यहाँ पे बिहार की महिलाओं की जो साक्षरता दर है वो 51.50% हो जाता है ना।
जो पूरे भारत में दूसरा स्थान है, पूरे भारत में दूसरा स्थान है। इसका सबसे समझिए कि पिछड़े में, एजुकेशन में सबसे पिछड़ी अवस्था में, और सबसे ज़्यादा जो पिछड़ा यानी कि भारत में सबसे कम पढ़ी लिखी जो महिलाएं हैं वो राजस्थान की हो जाएगी, और दूसरा स्थान आपका बिहार हो जाता है। और यही प्रश्न पूछता है कि बिहार में कितने प्रतिशत महिलाएं हैं जो पढ़ी लिखी हैं, साक्षर हैं, तो 51.50% हो जाता है ना। और सबसे ज़्यादा बिहार की अगर महिलाओं के बारे में बात करेंगे तो बिहार में रोहतास ज़िला है जहाँ की लड़कियाँ सबसे ज़्यादा, जहाँ की महिलाएं सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अभी 2021 का जो जनगणना आया भारत सरकार के द्वारा उसको जारी नहीं किया गया है, तो अभी हम लोग 2011 का जनगणना ही करेंगे। और यहाँ पे देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, आपसे पूछा गया है डिकेड ग्रोथ रेट यानी कि दशकीय वृद्धि दर 2001 से लेकर के 2011 के बीच में जनसंख्या में कितना दशकीय वृद्धि हुआ, भारत को देखेंगे और साथ ही साथ हम लोग बिहार को देखेंगे। तो भारत में दशकीय वृद्धि दर 17.7% हुआ है। 10 सालों में जनसंख्या में जो दशकीय वृद्धि दर हुआ भारत में 17.7% हुआ, और वहीं दशकीय वृद्धि दर बिहार में आपको 25.42% हो जाता है ना। 25.42% हो जाता है, यह बिहार में हो जाएगा, और भारत में अगर पूछ दे तो 17.7% हो जाएगा। अभी अगर देखें 2011 जनगणना के अनुसार तो पूरी दुनिया में अभी भी हमारा जो भारत है पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्याओं में यह सेकंड स्थान ही हासिल करता है 2011 के अनुसार। लेकिन वर्तमान में अगर हम लोग 2020-21 की जनगणना पे ध्यान देंगे तो पूरी दुनिया में हम चीन को भी पीछे छोड़ चुके हैं और भारत नंबर 1 पे आ गया है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखेंगे तो शहरीकरण जो है भारत में, शहरीकरण देखेंगे 2011 जनगणना के अनुसार तो 31.2% हो जाएगा, और वहीं बिहार में देखिए 11.3% हो जाता है। लेकिन वही 2020 की बात करें या 21 की बात करें तो 15.3% हो गया है। कहीं ना कहीं भारत में भी इसका शहरीकरण बढ़ा है, और साथ ही साथ भारत के हर राज्यों में शहरीकरण जो है वो बढ़ा है। जैसे बिहार में 15.3 हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ अगला देखते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी यानी जनसंख्या घनत्व कितना है। तो भारत की जनसंख्या घनत्व की बात किया जाए तो 382 हो जाएगा, और पूरे भारत में जनसंख्या घनत्व जो है वो बिहार का हो जाता है 1106 हो जाएगा, है ना। बहुत बार यह सवाल है जो आपसे पूछा गया है कि भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ का जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व आपको बिहार का मिलेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सेक्स रेशियो हम लोग देखेंगे। भारत का जो लिंगानुपात है, मतलब कहें तो लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की संख्या कितना है प्रत्येक 1000 पे, तो यही सेक्स रेशियो है जो भारत में 943 हो जाता है, 943 है। और वहीं अगर हम लोग लिंगानुपात बिहार की देखेंगे तो 918 हो जाता है। जैसे में लिंगानुपात सर्वाधिक जो है वो केरल का हो जाएगा, सर्वाधिक केरल का हो जाता है, और सबसे जो निम्नतम है, जो कम है, वो भारत में हरियाणा का हो जाता है ना, हरियाणा का हो जाएगा। उसी तरीके से बिहार में भी है। बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात जो हम बात करेंगे तो ये हमारा गोपालगंज हो जाएगा। गोपालगंज में लिंगानुपात सर्वाधिक हो जाता है। अब देखते हैं यहाँ पे लिटरेसी रेट कह रहा है, यानी कि साक्षरता दर कितना है। तो साक्षरता दर अगर हम लोग बात करें तो भारत की साक्षरता दर जो है 74.04% हो जाता है। यह 2011 जनगणना के अनुसार ही हम लोग देख रहे हैं। उसी तरह से हम लोग बिहार की बात करें तो 61.8% लोग ही यहाँ पे साक्षर हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और यहीं पे कहता है कि पुरुषों की एजुकेशन जो रेशियो है कितना हो जाएगा, तो 82.14% हो जाएगा जो भारत में है। और बिहार में पुरुष साक्षर कितने हैं, तो 71.2% है। और यही सवाल पूछा है कि फीमेल कितना है, महिला कितना साक्षर है, तो यही 51.5% हो जाती है। और भारत में बात करें तो भारत में 65.46% हो जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं।
अगले प्रश्न की तरफ हम लोग ध्यान देंगे। चलिए अगला प्रश्न है 51 नंबर सवाल है ना। 51 नंबर सवाल है, कहता है यहाँ पे कि बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार गलत कथन चुनिए, है ना। 2021-22 के अनुसार कहता है कि गलत कथन चुनिए, ठीक है। किसमें? तो बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण से। देखिए जब आप बीपीएससी की हम लोग तैयारी करते हैं तो करंट अफेयर जब हम लोग देखते हैं तो दो जगह से प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, एक बजट और एक सर्वेक्षण। बजट और सर्वेक्षण को बहुत बेहतर तरीके से स्टडी करना चाहिए और यहाँ से कम 4-5 प्रश्न पूछे ही जाते हैं, यानी कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। और यही कहता है कि बताइए 2021-22 के अनुसार गलत सर्वेक्षण कौन हो जाएगा। तो ये देखिए ये हो जाएगा आपका 51 का आंसर सी हो जाता है। बिहार में प्राथमिक क्षेत्र में 2.8% की दर से क्या है, बढ़ा है, ये कह रहा है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। कुछ डिस्कशन भी हम लोग देखेंगे। तो देखिए 2021-22 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की विकास दर में हम लोग 2016 से 17 और 2020-21 की अवधि के लिए प्राथमिक क्षेत्र की विकास दर देखेंगे तो 2.3% हो जाता है ना, 2.3% हो जाता है। और विकल्प सी जो है यह गलत कथन है। चलिए हम लोग द्वितीय क्षेत्र में बात करेंगे तो द्वितीय क्षेत्र में मध्यम अवधि की विकास दर हम लोग देखेंगे तो 4.8% रही है, 4.8% रही है। और वहीं तृतीय क्षेत्र में जो सर्विस सेक्टर है इसमें हम 8.5% की उच्चतम वृद्धि दर दर्ज किया है, जो और आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग ध्यान देंगे। अगला प्रश्न है कि बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान में राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है ना। राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या हो जाता है, तो ये देखिएगा यह 21-22 के अनुसार आपको 15.3% हो जाएगा, है ना। कितना हो जाता है, तो 15.3% हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सवाल पूछा गया था, है ना। यह जो सवाल है आपके बीपीएससी में पूछा गया था कि बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण, है ना, 21-22 के अनुसार बताइए वर्तमान में राज्य में शहरीकरण कितना स्तर पे चला गया। तो ये स्तर जो है आपका 15.3% हो जाता है ना, 15.3% हो जाएगा। देखिए 2011 जनगणना के अनुसार अगर बात करें तो शहरीकरण जो है 11.3% है, जो बहुत कम है। और राष्ट्रीय औसत जो आप देख रहे हैं 31.2% है ना, 31.2% है। और बिहार का जो शहरीकरण हम लोग देखेंगे वो 11.3% हो जाता है। लेकिन 21-22 के जनगणना के अनुसार अभी देखेंगे तो बढ़ता हुआ नज़र आएगा, 15.3% हो जाता है ना। ये शहरी केंद्र जो है वर्तमान में बिहार में शहरीकरण की अगर बात करें, जैसे पूछा हुआ सवाल है, तो 15.3% हो जाता है, ठीक है। पुनर्परिभाषा के अलावा 32 पुराने नगर पंचायत को नगर परिषद में अपग्रेड किया गया, जबकि 5 पुराने नगर परिषद को नगर निगम में अपग्रेड किया गया है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। 53 नंबर सवाल हो जाएगा हमारा। 53 नंबर सवाल हम लोग देखते हैं, ठीक है। देखिए कहता है कि शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्नलिखित जिलों का सही क्रम चुने। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। प्रश्न कहता है कि शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्नलिखित जिलों का सही क्रम चुने, सही क्रम चुने। तो सही क्रम जो है ये आपका डी हो जाएगा। आंसर क्या है, डी हो जाता है ना। सबसे ज़्यादा शहरीकरण आपको पटना में, उसके बाद मुंगेर में और उसके बाद नालंदा में हो जाएगा, है ना। सबसे ज़्यादा शहरीकरण पटना में हो जाता है। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार जिलों का सही क्रम है। देखिए नालंदा की अगर हम लोग बात करें, सबसे ज़्यादा अगर हम लोग बात करें यहाँ पे शहरीकरण, तो पटना का देखिए कितना हो जाएगा, 44.3% शहरीकरण है, ठीक है।
44.3% है। 2011 जनगणना के अनुसार अगर हम लोग देखेंगे तो बिहार में शहरीकरण 11.3% है, लेकिन वहीं 2021-22 में 20-21 में अगर हम लोग देखेंगे तो 15.3% हो जाता है। लेकिन वहीं पूरे बिहार में सर्वाधिक शहरीकरण की अगर बात किया जाए तो पटना का हो जाएगा, है ना। पटना का हो जाता है जो 44.3% है, और पटना के बाद जो दूसरा स्थान है वो मुंगेर का हो जाता है, और मुंगेर का हो जाएगा 28.3%। उसके बाद नालंदा का स्थान है 26.2% हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 54 नंबर हम लोग सवाल देखेंगे। कहता है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटा बिहार के जीएसडीपी का कितना होने की उम्मीद बताई जा रही है। 54 नंबर, तो देखिए 3.47% हो जाएगा। इसका आंसर क्या है, बी हो जाएगा, 3.47% है। यहाँ पे देखेंगे वित्तीय वर्ष की बात करें तो 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के जीएसडीपी का 3.47% रहने का अनुमान बताया गया है, और यहाँ पे 22-23 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य जो है 25,885 करोड़ रुपए का अनुमान लगा है, लगभग 3.47% है ना। 21-22 में संशोधित अनुमान के अनुसार राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 11.31% होने की उम्मीद है, जो जीएसडीपी के 2.97 बजट अनुमानों से काफ़ी अधिक हो जाता है। अब राजकोषीय घाटा हम लोग देखते हैं क्या है, तो सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच के अंतर को राजकोषीय घाटा कहा जाता है ना। और यह सरकार द्वारा आवश्यक कुल उधार का एक संकेत है। कुल राजस्व की गणना करते समय उधार को शामिल नहीं किया जाता है इसमें। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। कहता है कि बिहार के किस जिले में, है ना, बिहार के किस जिले में माता सीता की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा का निर्माण किया जाएगा, जो 2 से 51 मीटर है। सीता माता की, है ना, माता सीता की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा का निर्माण किया जा रहा है। कहाँ पे, इसका आंसर हो जाएगा सीतामढ़ी में किया जाएगा, है ना। ये कहाँ पे किया जा रहा है, तो सीतामढ़ी में हो जाएगा। यहाँ पे देखिए प्रश्न हो ये पूछा हुआ है, दुनिया की सबसे ऊंची, है ना, जो 2 से 51 मीटर है, माता सीता की प्रतिमा का निर्माण बिहार के सीतामढ़ी जिले में किया जाएगा, सीतामढ़ी जिले में। और सीतामढ़ी जिले के डुमरा प्रखंड, है ना, राघोपुर बखरी गांव में स्थापित किया जाएगा। ये याद रखिएगा जरूर, है ना। प्रखंड भी पूछा जा सकता है, कौन से प्रखंड में, सीतामढ़ी में तो है, सीतामढ़ी के आजकल प्रखंड और गांव भी पूछा जा रहा है। तो डुमरा प्रखंड हो जाएगा, और राघोपुर बखरी गांव में यह स्थित है, सीता माता की जो मंदिर जो बनाई जा रही है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार माना जाता है कि देवी सीता वर्तमान सीतामढ़ी जिले में एक शिशु के रूप में एक मिट्टी के बर्तन में पाई गई थी, है ना। और जब विदेह के राजा जनक एक यज्ञ के दौरान खेत की जुताई कर रहे थे, ठीक है, और माता सीता का पालन पोषण राजा जनक की दत्तक पुत्री के रूप में हुआ है, और सीतामढ़ी का नाम माता सीता के नाम पर पड़ा है, सीतामढ़ी। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। 56 नंबर सवाल हो जाएगा, 56। और देखिए कहता है कि वह विकल्प चुने जो बिहार की 7 निश्चय योजना जो भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है, यही सवाल कहता है। 56 नंबर सवाल, तो 56 नंबर सवाल में सी इसका आंसर नहीं हो पाएगा, है ना। देखिए 7 निश्चय योजना का 1 और पार्ट 2 जो है वो 7 क्रम में याद आपको रखना होगा, ताकि एग्ज़ाम में अगर पूछे तो आपसे बन जाए, है ना। चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे। हर किसी को हवाई सेवा बिहार सरकार की 7 निश्चय पार्ट 2 योजना का हिस्सा नहीं है। तो क्या है 7 निश्चय 2 का जो हिस्सा, तो सबसे पहले देखेंगे कि युवा शक्ति बिहार की प्रगति, है ना, याद रखिए क्रम में। सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत तक पानी, स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर, विकसित शहर, सुलभ संपर्क, और 7वां सबके झूठ स्वास्थ्य सुविधा, है ना, सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करना।
चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। 57 नंबर सवाल है, कहता है कि प्रति व्यक्ति आय के आरोही क्रम में बिहार राज्य के जिलों का सही क्रम चुने, कौन हो जाएगा? सही क्रम जो है चुनिए, कौन हो जाता है? तो 57 का देखिए इसका आंसर डी हो जाएगा, नवादा, किशनगंज, पूर्वी चंपारण, अररिया और शिवहर हो जाएगा, जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, है ना। यहाँ पे हम लोग देखेंगे, देखिए पर कैपिटा इनकम की बात करें हम लोग यहाँ पे, तो सबसे ज़्यादा किसका है? नवादा का हो जाएगा, है ना। कितना? 23,400। उसके बाद किशनगंज का 23,200। उसके बाद पूर्वी चंपारण, ईस्ट चंपारण का 22,300, अररिया का 20,600 और शिवहर का 19,600 हो जाता है ना। ये पर कैपिटा इनकम की बात किया है। चलिए 58 नंबर हम लोग देखेंगे, बिहार में खादी का ब्रांड एम्बेसडर कौन है ना। खादी का ब्रांड एम्बेसडर उस समय की बात करें तो मनोज तिवारी हो जाती है, लेकिन अभी वर्तमान में अगर देखेंगे तो अभी मैथिली ठाकुर हो जाती है ना। अभी मैथिली ठाकुर है आपके खादी ब्रांड का एम्बेसडर, ये हो जाती है मैथिली ठाकुर। चलिए देखते हैं, जिस वक्त ये सवाल पूछा गया उस वक्त मनोज तिवारी बिहार के खादी एवं हस्तशिल्प के ब्रांड एम्बेसडर थे। अभी हम लोग नवंबर 2022 में लोक गायिका मैथिली ठाकुर को राज्य की खादी और हस्तशिल्प का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया और वह बिहार के मधुबनी जिले के बेनीपट्टी की रहने वाली है। उन्हें हाल ही में 2021 के लिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार मिला। इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न यहाँ पे कहता है कि हाल ही में उत्तर भारत का पहला वर्ल्ड रिंगिंग स्टेशन बिहार के किस स्थान पर खोला गया है? इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये सारे के सारे सवाल जो हैं आपसे पूछे गए हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? भागलपुर हो जाएगा। भागलपुर में पहला है ना, भारत का पहला वर्ल्ड रिंगिंग स्टेशन जो है वह स्थापित किया गया है भागलपुर में। चलिए देखते हैं हम लोग, उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन हाल ही में बिहार के भागलपुर जिले में खोला गया। उसका उद्देश्य क्या है? तो प्रवासी पक्षियों का निरीक्षण, अनुसंधान और निगरानी करना। भागलपुर में क्यों? तो कंबोडिया और असम के बाद प्रवासी शब्दों के लिए 3 ज्ञात प्रजनन स्थलों में से एक है भागलपुर, और यह भारत का चौथा वर्ल्ड रिंगिंग स्टेशन है। अन्य तीन जो देखेंगे वो चेन्नई में है, तमिलनाडु, उसके बाद जयपुर राजस्थान में, और तीसरा देखेंगे उड़ीसा भुवनेश्वर में हो जाएगा, और चौथा जो है भागलपुर में है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, और हमारे इस सेशन का अंतिम सवाल है, फिर हम लोग आगे इसके बाद बढ़ेंगे। बिहार में ऑपरेशन प्रहार किससे संबंधित है ना। ऑपरेशन प्रहार किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन प्रहार आपको शराब प्रतिबंधित किया गया है, इसी से संबंधित हो जाएगा, है ना। चलिए देखते हैं, बिहार पुलिस ने राज्य में शराब प्रतिबंध लागू करने के लिए उन्होंने ऑपरेशन प्रहार शुरू किया, और इसमें ऑपरेशन जो है, ऑपरेशन इससे शामिल व्यक्तियों के विरुद्ध चलाया जाता है शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने पर और गंभीर आपराधिक घटनाएं होने पर, और उल्लंघन करने वालों को पकड़ने के लिए जिला स्तर पर ब्रज टीमों का गठन किया जाता है, और राज्य भर में शराब के अवैध कारोबार को रोकने के लिए शराब विरोधी टास्क फोर्स का गठन किया गया है। और यहाँ तक ही है हमारा सेशन, मतलब समाप्त नहीं होता, अभी चलता रहेगा यह सिलसिला, अभी बहुत समय तक चलने वाला है। तो हम लोग बिहार का इसी तरह से हम लोग देखेंगे, ज्योग्राफी का, साइंस का देखेंगे, और अभी करंट का भी हम लोग देखेंगे, पॉलिटी भी देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारा सेशन हम लोग करेंगे, और संभावना रहेगा जब हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे, जब हम लोग बात करेंगे, तो यहाँ से बहुत सारे प्रश्न हैं जो पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।